नमस्कार। इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ISSP नेशनल के द्वारा शुरू किए गए इस जन जागृति अभियान के इस पेन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किरण व्यवहारे, एक पेन फिजिशियन और ISSP की गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ। ISSP का यह उद्देश्य है कि कोई भी मरीज को दर्द सहन करना ना पड़े और पेन मेडिसिन में हम कौन से मरीजों का इलाज करते हैं इसकी जानकारी दें। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो आइए आज हम जानते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से, जो ISSP के ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। नमस्कार डॉक्टर अनुराग, आपका ISSP पेन पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, एक पेन फिजिशियन जो काम करता हूं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। साथ ही मैं एक सेक्रेटरी हूँ इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन का। यह सोसाइटी का जन्म आज से करीबन 40 साल पहले 1985 में हुआ था। एक रजिस्टर्ड बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और ये इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ISSP काम करती है देश भर में क्रोनिक पेन सिंड्रोम यानी दीर्घकालिक दर्द के उपचार के लिए, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तथा अपने पेन फिजिशियंस की ट्रेनिंग, रिसर्च और नए उपचारों को जनता तक पहुंचाने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वप्रथम कि पेन मेडिसिन ये कौन सी एक स्पेशलिटी है और इसमें प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को क्या होगा। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर किरण व्यवहारे को, जो हमारे गवर्निंग काउंसिल के एक सम्मानित मेंबर है इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन की, और ये उन्हीं का इनिशिएटिव है कि हम लोग ये पॉडकास्ट आप लोगों की जानकारी के लिए बना रहे हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन ISSP अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन का भारतीय संस्करण या भारतीय चैप्टर भी है, और हम लोग किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन के उपचार के लिए, उसके बचाव के लिए और अपनी जनता में उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो पेन मेडिसिन एक उभरती हुई नई विद्या है जिसमें किसी भी प्रकार के क्रोनिक पेन, जिसको कि हम बोलते हैं ऐसा दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में जो 3 महीने या उससे भी अधिक समय से आपको परेशान कर रहा है, उसको हम लोग क्रोनिक पेन बोलते हैं। और इसी के उपचार के लिए एक नई विद्या का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं पेन मेडिसिन। ये आमतौर पर एनेस्थीसिया जो स्पेशलिटी होती है उसकी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की तरीके से डेवलप हुई। इसमें काम करने वाले चिकित्सकों यानी डॉक्टरों को हम बोलते हैं पेन फिजिशियन, और इनकी खास बात यह होती है कि ये पेन फिजिशियन आपके शरीर के किसी भी अंग के दर्द को न केवल दवाइयों से बल्कि एक विशेष प्रकार के इंटरवेंशन जिनको बोलते हैं MIPSI, मिनिमली इन्वेसिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशंस, इसके द्वारा बिना किसी बड़े ऑपरेशन, बगैर किसी बड़े टाके या भर्ती हुए बिना इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसका MIPSI विद्या का सबसे बड़ा लाभ होता है ये आमतौर पर डे केयर प्रोसीजर होते हैं, यानी आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता या एक आध दिन के लिए मात्र होना पड़ता है, ना कि लंबे समय के लिए। ये परकुटेनियस होते हैं, इसका मतलब इसमें कि बड़ा चीरा, बड़ा टांका इसमें नहीं लगता। आमतौर पे ये MIPSI बिना आपको पूरी तरह से जनरल एनेस्थीसिया या बेहोश किए बिना ही किए जाते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें रोगी पूरे वक्त जगा रहता है, उनको पता रहता है कि क्या हो रहा है और कैसे उनका जल्दी से रिहेबिलिटेशन करके वो अपने काम पे वापस जा सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि जब आज से 15-20 साल पहले किसी को हृदय का कोई रोग होता था, हार्ट अटैक होता था, ये जिसको हम आज की तारीख में बोलते हैं कार्डियक डिजीज, उसमें जो आमतौर पर ऑपरेशन होता था वो बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी। परंतु पिछले विगत 15-20 सालों में ये स्थिति चेंज हुई है। आज की तारीख में अधिकतर हृदय रोगियों को ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो PCI परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ट्रावी, जिसमें कि बॉल बदल दिया जाता है हार्ट का विदाउट बड़े चीरे के। इसी तरीके से हम पेन फिजिशियन आपके स्पाइन, आपके नर्व के पेन, आपके जोड़ों के दर्द का उपचार MIPSI विद्या द्वारा करने में सक्षम। तो ये तो बात रही पेन मेडिसिन की इसका कौन सी विद्या है।
इसके डॉक्टरों को क्या बोलते हैं, यानी पेन फिजिशियन बोलते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर आप किसी ऐसे रोगी को जानते हैं जिसको कि एक पेन फिजिशियन को दिखाना है, तो वो एक पेन फिजिशियन अपने पास में कैसे बने। इसी काम के लिए हमारी इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन बहुत जल्द आपको अपने शहर में, अपने कस्बे में प्रैक्टिस करने वाले ISSP सर्टिफाइड पेन फिजिशियंस की सूची उपलब्ध कराने वाली, जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको विजिट करना होगा www.issp-pain.org। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो नीचे भी चल रही है। इस पर जाकर जब आप अपने शहर का नाम डालेंगे इस वेबसाइट पर, तो उस शहर में कार्यरत सभी पेन फिजिशियंस का, उनके क्लिनिक का नंबर, उनका वेबसाइट, उनका व्हाट्सएप नंबर इत्यादि आपको मिल जाएगा, जिससे आप आराम से उन तक पहुंच सके और अपनी बीमारी के लिए, अपने क्रोनिक पेन के लिए उनकी हेल्प ले सके। डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत अच्छा उपक्रम शुरू किया है जिससे मरीजों को अपने शहर के पेन फिजिशियंस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी। अच्छा डॉक्टर अनुराग, तो अब बताइए कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब लक्षण क्या होते हैं जिससे मरीजों को पता चले कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, और इसे हम मैनेज किस तरह से करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दुर्भाग्य से ये एक बहुत ही पीड़ादायक तकलीफ है जो रोगियों को होती है, और इसके बारे में आप लोगों ने, बहुतों ने सुना होगा। एक हमारे फेमस फिल्म स्टार हैं जिनको दुर्भाग्य से बीमारी है, और इसमें होता क्या है कि इसमें चेहरे पर बहुत ही भीषण बिजली के करंट जैसे झटके लगते हैं। और ये क्या करने से लग सकते हैं? ये खाना खाने से, बोलने से, ब्रश करने से, पानी पीने से, या अपने आप स्वतः भी लग सकते हैं। मजे की बात यह है कि भारतीय परंपरा में इस बीमारी का भी जिक्र है, और उसका नाम है त्रिनाड़ी शूल। अब कितना अच्छा, आप देखिए, इसका नाम है त्रि मतलब 3, नाड़ी मतलब नर्व, और शूल मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लाइट, भाले की तरह से। तो यही इसके 3 फीचर्स हैं। जैसे आपको शायद पता हो कि चेहरे का जो एरिया है ये 3 नसों से सप्लाई होता है। एक होता है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसकी पहली डिवीजन होती है ऑप्थेल्मिक, दूसरी होती है मैक्सिलरी, और तीसरी होती है मैंडिबल। तो ये एक मार्क है जो इंटरनेशनली यूज होता है बताने के लिए कि मरीज कितनी तकलीफ में है फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इन तीनों डिवीजन में से किसी एक में, किसी 2 में, या तीनों में मरीज को भीषण दर्द हो सकता है। आमतौर पर यह दर्द होता है चेहरे के एक साइड में, राइट हो या लेफ्ट हो। बहुत रेयरली ये दोनों तरफ होता है। इसमें मैंने जैसा बताया कि कभी कभी जब झटके इतनी तेजी से आते हैं कि मरीज को यही पता नहीं चलता कि बीच में कोई गैप भी है क्या, तो उसके लिए उसका जीवन बहुत ही दुखद और बहुत ही परेशान हो जाते हैं वो, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाते, बोल नहीं पाते, पानी नहीं पी पाते, मुंह नहीं धो पाते। इन सारे कारणों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसको दुर्भाग्य से ये भीषण इतना दर्द होता है, इसको सुसाइड डिजीज भी बोलते हैं, यानी आत्महत्या वाली बीमारी। यानी कि रोगी कई बार इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। इसलिए इसको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर अनुराग, यह तो मुझे पता ही नहीं था कि भारतीय चिकित्सकों को इस बारे में पता था और उसे त्रिनाड़ी शूल कहते थे। वाकई ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का जो दर्द होता है बहुत ही असहनीय होता है। मैंने काफ़ी बार लोगों को अपनी ओपीडी में इस दर्द से कराते हुए देखा है। अच्छा डॉक्टर अनुराग, अब बताइए कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है, और अगर होता है तो इसका निदान किस तरह से करते हैं? क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं दांत में दर्द था, तो उन्होंने अपना डेंटल चेकअप करवाया, दांत भी निकलवाया, फिर भी दर्द नहीं गया। तो इसके बारे में हमें बताइए। तो इसके बारे में एक राय दुनिया भर के डॉक्टरों में नहीं है। बहुत सारे रोगियों में देखा गया है कि जब उनका MRI कराया जाता है तो उनकी जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है उसके ऊपर ब्लड वेसल यानी रक्त धमनी, उसका दबाव होता है जो MRI में नजर आता है। तो एक तो ये कारण माना जाता है जिसको न्यूरोवेस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, एक कॉज की तरह से माना जाता है दुनिया भर में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसके अलावा कुछ और थ्योरी है जिसमें डिमाइलिनेशन थ्योरी है और भी डिजेनरेटिव थ्योरी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया रोगियों के जिनके अंदर कोई भी कारण मिलता नहीं है।
यानी कि MRI भी नॉर्मल होता है, तो ये इसका मतलब पूरी तरह से क्लिनिकल डायग्नोसिस, यानी जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हैं उनको इस बीमारी के बारे में कितनी जानकारी है, इस बात पे आधारित होता है इसके डायग्नोसिस बन पाना। एक चीज मैंने कॉमनली देखी है पिछले अपने करीब 20 साल की पेन मेडिसिन की प्रैक्टिस के दौरान, कि बहुत सारे रोगी ये बताते हैं कि उन्होंने अपना डेंटल वर्क यानी दांत का कोई काम कराया था, वो RCT हो सकता है, दांत निकलवाना हो सकता है, उसके बाद उनको दर्द शुरू हुआ है। इस बारे में भी सारी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है कि भाई इसका क्या, उस दांत के ट्रीटमेंट से इसका कोई रिलेशन है, लेकिन उसके बारे में भी आज तक श्योरिटी नहीं है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं सेफली कि 2 कैटेगरी मेन है। एक वो जिनको आइडियोपैथिक बोलते हैं, जिनमें कोई भी न्यूरोवेस्कुलर कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और दूसरा वो जिसमें कि एक न्यूरोवेस्कुलर कन्फ्लिक्ट MRI के स्पेशल सीक्वेंस पर वो मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके सिम्टम सबसे इम्पोर्टेंट वही होते हैं कि रोगी को कुछ भी करते समय, खाना खाते समय, बोलते समय, पानी पीते समय, ब्रश करते समय या बिना कुछ करे भी चेहरे के एक विशेष हिस्से में, वो ये वाला हिस्सा हो सकता है जो V3 मैंडिबुलर डिवीजन से, ये वाला हिस्सा हो सकता है जो मैक्सिलरी डिवीजन से, ये वाला हिस्सा हो सकता है जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन से, या 2 हिस्सों में या तीनों हिस्सों में भीषण बिजली के करंट जैसे झटकों की अनुभूति होती है। ये मैंने जैसे बताया किसी भी कारण, मतलब खाते समय, पानी पीते समय, कभी भी हो सकता है। और इसमें आमतौर पर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पूरा नॉर्मल होता है, यानी कि जैसे आमतौर पर जब नर्व की कोई दिक्कत होती है तो हमको और भी लक्षण मिलते हैं। छूने में, दोनों तरफ छूने में अंतर हो सकता है, कहीं पे दाने वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो पूरी तरह से क्लिनिकल है कि पेशेंट बता रहा है, हम उनसे हिस्ट्री ले रहे हैं, और इसमें भी 2 तरह के ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होते हैं, क्लासिक और एक एटिपिकल। थोड़ा सा क्लासिक में क्या होता है कि रोगी को एक बार झटका लगा, वो कुछ सेकंड रहा और उसके बाद में वो पूरा खत्म हो गया, यानी पूरा नॉर्मल, जैसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन कुछ ही समय बाद दोबारा झटका लगा। तो ये क्लासिकल टाइप 1 टाइप ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है। और दूसरा ऐसा होता है कि रोगी को लगातार एक बेस लाइन पेन बना हुआ है, जैसे समझ सकते हैं कि रुपए में 30-40% पेन उसको लगातार बना हुआ है। उस लगातार बने पेन के ऊपर उसको करंट जैसे झटके लग रहे हैं, तो उसको एटिपिकल या टाइप 2 ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। तो डायग्नोसिस के बारे में ही मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज़ देखी है पिछले बहुत सालों में, और ये सारी दुनिया में, केवल भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में है कि इसके बीमारी के रोगी यानी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेशेंट्स को डायग्नोसिस बनने में सालों साल लग जाते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि ये चूंकि रेयर डिजीज में आती है, इसका जो प्रीवेलेंस है दुनिया में वो करीबन माना जाता है 5 to 7% ऑफ पॉपुलेशन। अलग अलग डेटा है, कुछ लोग 2 से 3% भी बोलते हैं। औरतों में, महिलाओं में थोड़ा सा इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है एज पर द वर्ल्ड लिटरेचर, लेकिन उसके बावजूद इसके रोगी सालों साल बिना सही डायग्नोसिस के घूम रहे होते हैं। वो बहुत बार अपने हमारे डेंटिस्ट मित्रों के पास जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि वो चूंकि चेहरे पे दर्द है तो वो समझते हैं दांत का दर्द है, और मरीज अपने पूरे जबड़े निकलवा चुका है इस उम्मीद में कि उसका दर्द बेहतर हो जाए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी आपको अगर ऐसा लगे कि चेहरे पे करंट जैसे झटके लग रहे हैं, तो कृपया करके अपने नज़दीक के पेन फिजिशियन से जरूर मिलें, क्योंकि हम लोगों की जो ट्रेनिंग है पेन फिजिशियंस की, पेन मेडिसिन विद्या के अंदर, वो इसी बात की महारत है कि हम इनके रोगियों की सही डायग्नोसिस कर पाएं। अब मैं आता हूँ इसके ट्रीटमेंट पर। देखिए, जैसे कि किसी भी रोग का होता है, हमारे यहाँ भी हर बीमारी का उपचार शुरू होता है दवाइयों से, और दवाइयाँ ही सबसे अच्छी मानी जाती हैं किसी भी उपचार के लिए, क्योंकि उनको आमतौर पे आप मुंह से खा सकते हैं और वो सस्ती पड़ती हैं कंपैरेटिवली, और उनके कंपैरेटिवली साइड इफेक्ट भी कम होते हैं। इस प्रकार ही ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कार्बामेज़ेपिन है पूरी दुनिया में। तो ये प्रथम ड्रग होती है जिसको हम पेन फिजिशियन इसके लिए देते हैं, और इसको बहुत सारे लोग ही इससे ठीक रहते हैं। परंतु अगर ना इससे आराम पड़ रहा हो या इन दवाइयों से साइड इफेक्ट आ रहे हो, तब क्या करना है? ऐसी स्थिति में हम पेन फिजिशियंस
स्पेशली ट्रेंड होते हैं आपको उपलब्ध कराने के लिए मिप्सी उपचार, जो मैंने पहले भी बताया था, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन। ये मिप्सी उपचार की खास बात यह है कि मिनिमली इन्वेजिव परक्यूटेनियस होते हैं। इनमें कोई चीरा टाँका बड़ा नहीं लगता, इनमें आपको बेहोश नहीं किया जाता। और इन मिप्सीज के मल्टीपल प्रकार होते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन होता है, तीसरा होता है रेट्रोगैसोलिन ग्लिसरॉल राइजोलाइसिस। तो ये 3 आपके मेन मिप्सी हो गए जो हम पेन फिजिशियंस आपके साथ में उपलब्ध करा सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से अगर रोगी इसको भी रेस्पॉन्ड नहीं करता तो आखिरी ट्रीटमेंट होता है MVD यानी माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। ये आमतौर पर उन रोगियों को बताया जाता है, करा जाता है जिनमें कि MRI पर न्यूरोवेस्कुलर कन्फ्लिक्ट दिखता है, यानी कि नर्व के ऊपर वेसल भी बैठी हो। ऐसे रोगियों को ये किया जाता है MVD, जो कि एक न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन है, एक मेजर ऑपरेशन है। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता कि जिन मरीजों की एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो उनको कभी बाईपास की जरूरत नहीं पड़ सकती या ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ सकती। हो सकता है कोई भी स्थिति, कोई भी उपचार दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है दुनिया में जो सबको फिट हो जाए। जैसा वो कहावत है ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, तो वही हमारा भी है। दवाइयों से स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट, मिप्सी आते हैं बीच में, और कुछ मरीज जो किसी चीज को रेस्पॉन्ड नहीं करते उनको अभी भी MVD में माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो अगला सवाल आता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बताया मिप्सी, वो क्या है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे क्रोनिक पेन के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि हम पेन फिजिशियंस शरीर के हर अंग का उपचार करते हैं जो कि क्रोनिक पेन से ग्रसित हो। अब ये आपका सिर दर्द भी हो सकता है, माइग्रेन, ये आपका नेक पेन भी हो सकता है, ये आपका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है, ये आपका कमर दर्द भी हो सकता है, स्लिप डिस्क भी हो सकता है, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर भी हो सकता है जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। उसके अलावा जोड़, कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़, ये सारे, इन सभी चीज़ों का उपचार हम पेन फिजिशियन करते हैं मिप्सी से। और मिप्सी डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी मिनिमली इन्वेजिव है, परक्यूटेनियस है, और खास तौर से अगर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की मैं बात करूं तो इसमें हम लोग एक विशेष मशीन होती है जिसको सियाम फ्लोरोस्कोप बोलते हैं, जिसको आप ऐसे मान सकते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे मशीन होती है। इसमें देखते हुए जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का गैंग्लियन होता है, जिसको गैस्ट्रिन गैंग्लियन बोलते हैं, नर्व्स का एक गुच्छा होता है जो कि ब्रेन के पास में, और अपनी जो खोपड़ी होती है स्कल, इसके अंदर एक भगवान ने कैविटी बनाई है जिसको बोलते हैं मैकल्स केव, उसके अंदर ये स्थित होता है। वहीं से ये 3 ब्रांचेस निकलती हैं। तो इन तीनों ब्रांचेस को हम लोग जाकर रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से एब्लेट करते हैं, ट्रीट करते हैं। और आमतौर पे देखा गया है कि ये बहुत इफेक्टिव होता है करीब करीब 90% रोगियों में, और मरीज को या तो दवाइयों से मुक्ति मिल जाती है दर्द ठीक होने के कारण, या फिर दवाइयाँ बहुत कम हैं। अच्छा डॉक्टर अनुराग, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम इसका निदान किस तरह से कर सकते हैं और इसके इलाज क्या क्या होते हैं। जैसे जहाँ पे हो सकता है दवाइयों से ठीक करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी या मिप्सी जो करते हैं वो, और अगर उससे भी नहीं होता है तो सर्जरी। लेकिन काफ़ी बार पेशेंट्स को ये हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या ये दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए पेन रिलीफ मिलता है क्या? तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एक पेन फिजिशियन हूँ, ट्रेंड पेन फिजिशियन हूँ, परंतु मुझे ये स्वीकार करते समय एक पूरी ह्यूमिलिटी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य से एलोपैथी में अधिकतर क्रोनिक यानी दीर्घकालिक बीमारियों का जड़ से उपचार हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ब्लड प्रेशर को भी हम मैनेज कर पाते हैं, डायबिटीज़ को, थायराइड को, इनको हम मैनेज कर पाते हैं। सेम ही बात है क्रोनिक पेन के साथ। हमको नहीं एक्चुअली अभी तक पता कि कितने रोगियों में कितने समय तक आराम रहने वाला है। ये आराम कई रोगियों में कई साल होता है, लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है दुनिया भर के लिटरेचर में, करीबन 20% रोगी विद इन 5 years ऑफ ट्रीटमेंट दे कम बैक विद द रिकरेंट सिम्टम्स। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं?
ऐसी स्थिति में हमारे मिप्सी का फायदा ये है, क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव है, मैंने आपको बताया, इनमें कोई चीरा टाँका नहीं लग रहा, इनमें कोई बड़ा आपको ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो इनमें इजी रिपीटेबिलिटी है। आराम से ये उपचार अगेन किया दोबारा करा जा सकता है और बार बार भी किया जा सकता है अगर आवश्यकता पड़े तो। बट आराम से कुछ सालों के लिए रोगी को बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है आफ्टर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन, ये क्या ट्रीटमेंट है? आजकल देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट द परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। ये एक मैं कह सकता हूँ सबसे अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि हम अपने लोहिया इंस्टीट्यूट लखनऊ में अपने रोगियों को पिछले 10 साल से और उससे भी ज़्यादा मैं पहले और कहीं काम करता था, बलून कंप्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट सेम है, मिप्सी है, ये भी मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन ऑफ पेन मेडिसिन। इसमें भी हम लोग सियाम फ्लोरोस्कोप के माध्यम से एक स्पेशलाइज्ड कैनुला एंड स्पेशलाइज्ड बलून कैथेटर लेकर गैस्ट्रिन गैंग्लियन के पास जाते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं। ये ट्रीटमेंट हमारा अपना अनुभव है, हम कुछ शोध पत्र भी इस पर पब्लिश कर चुके हैं साइंटिफिक जर्नल्स में। ये बहुत ही अच्छा पेन रिलीफ इमीडिएटली आफ्टर द परक्यूटेनियस बलून कंप्रेशन रोगियों को देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके कुछ फायदे हैं, जैसे जो मिप्सी के फायदे हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा इसमें मरीज का सहयोग की जरूरत नहीं होती है। हम मरीज को डीपली सिडेट करते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर थोड़ा पेनफुल होता है और उसके बाद में ये करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि मरीज आमतौर पर जो 2400 मिलीग्राम कार्बामेज़ेपिन एक दिन में खा रहा होता है, आमतौर पर विद इन अ वीक आफ्टर द पीबीसी यानी बलून कंप्रेशन के एक हफ्ते के अंदर ही उसका दवाइयाँ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती हैं। तो जब दवाइयाँ ज़ीरो हो जाती हैं तो उनके साइड इफेक्ट भी ज़ीरो हो जाते हैं। साथ ही आप पूछ रहे हैं कि इसमें कितने दिन का रिलीफ आता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जो वर्ल्ड लिटरेचर है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बोलता है कि करीब 20% का रिकरेंस रेट होता है इन द 5 ईयर ड्यूरेशन। बलून कंप्रेशन में हमारा ऐसा अनुभव है कि आमतौर पर मरीज 8 से 10 साल तक भी पेन फ्री रह सकते हैं और यदि पेन वापस आता है तो हम इसको आराम से रिपीट भी कर सकते हैं। तो आपका अगला सवाल इसमें है कि कौन से पेशेंट हैं जो इसके लिए ट्रीटमेंट में जाने चाहिए। देखिए, हमारी पेन मेडिसिन एक इवॉल्विंग ब्रांच है अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग बड़े मैं कह सकता हूँ गर्व से कहते हैं कि हम पेन फिजिशियन जो भारत के हैं वो दुनिया में कहीं के भी पेन फिजिशियन से पीछे नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट दुनिया में कहीं भी अवेलेबल है वो उससे कम तकलीफ में, कम पैसे में भारतीय रोगियों को उपलब्ध है। तो एक तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारा भारतीय चिकित्सा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं अभी तो उसके 2 कारण हो सकते हैं कि वो मशीन हम पे उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही हो जाएगी, हम उसके लिए लगे हुए हैं, बस यही एक कारण है। तो बलून कंप्रेशन का शुरुआत अभी सब पे रिसर्च चल ही रही है। तो बलून कंप्रेशन का भी ऐसा है कि शुरुआत माना जाता था कि केवल वो रोगी जिनमें कि जनरल एनेस्थीसिया जो कि एमवीडी के लिए ज़रूरत है वो ना दिया जा सके, ऐसे रोगी जो बिल्कुल कराना ही नहीं चाहते, उन्हीं में हमारे मिप्सी एम्प्लॉय किए जाने चाहिए। ऐसा ही पहले आज के 20 साल पहले कार्डियोलॉजी के पीसीआई के लिए भी था, परंतु ओवर द ईयर्स हम लोग का अनुभव ये है कि इवन जो यंग पेशेंट हैं लेकिन वो जाना नहीं चाहते फॉर द मेजर सर्जरी लाइक एमवीडी, उनमें भी ये उपचार, भले वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो या वो बलून कंप्रेशन हो, ये दोनों ही बहुत अच्छे से टॉलरेटेड एंड इक्वली इफेक्टिव है। तो ये अगेन हमारी एज अ डॉक्टर, एज अ पेन फिजिशियन ये जिम्मेदारी है कि हम रोगी को सभी ऑप्शन बताएं और उनको चूज करने दें कि इसका उनको क्या उपचार लेना है। अब इसका सवाल आता है कि इनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट दुर्भाग्य से कोई भी चीज़ एलोपैथी में, वो दवाइयाँ हो, मिप्सी हो या ऑपरेशन हो, इनके सबके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट जो हमारे मिप्सीज के होते हैं, जो कि देखा गया है कि बाकी भी सब में होते हैं, जैसे कि एमवीडी में भी हो सकते हैं, वो होता है थोड़ा सा भारीपन, थोड़ा सा सुन्नपन, चेहरे के उस हिस्से में रहना जहाँ पे दर्द होता है। परंतु ये सुन्नपन, ये भारीपन वक्त के साथ यानी 4 से 6 हफ्ते में आमतौर पर और अप टू 3 मंथ्स कुछ पेशेंट्स में बेटर हो जाता है।
लेकिन फिर भी 2-4% का सुनपन या भारीपन उनको रह सकता है। तो यही एक मेजर साइड इफेक्ट हमने देखा है। उसके अलावा जो भी होते हैं वो कब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिनका की लिस्ट तो अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी है, परंतु चूंकि मैंने बताया कि हमारे ज़्यादातर उपचार में मरीज जगे हुए रहते हैं, केवल लोकल एनेस्थीसिया में होते हैं, तो इस कारण से उनके साइड इफेक्ट का जो संभावना है वो कंपैरेटिवली ओपन सर्जरी के मुकाबले काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर अनुराग, आपने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में जो जानकारी दी, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बताएं, जैसे मिप्सी जो है हम आरएफ जो करते हैं, आरएफए करते हैं, और बलून कंप्रेशन, इसके बारे में जो जानकारी दी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशंस बताएं, मैं आशा करती हूँ कि आम जनता को इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद डॉक्टर अनुराग, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी विस्तार में जानकारी दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद। आई थिंक डॉक्टर किरण, हम लोगों ने आज बात करी है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की। मैं एक बार फिर से आपको इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन हेडक्वार्टर्स की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। और यकीन जानिए, हम ISSP आपको पेन फ्री रखने के लिए क्रोनिक पेन से किसी भी तरह की मदद हमेशा करेंगे, और हमेशा हम उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट www.issp-pain.org है, उस पर जाइए, आपकी कोई क्वेरी है तो डालिए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।